सबसे पहले आप जो स्टार्ट करने वाला है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स मतलब कि राजनीतिक शास्त्र। मैं क्या कर रहा हूँ एनसीईआरटी का मैं रीडिंग दे करके मतलब कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने वाला हूँ। अगर जिसको इसकी ज़रूरत है कि हम एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और उसको समझें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं था स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सामाजिक विभाजन में जाति और धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप, ये टॉपिक है कि सामाजिक विभाजन में जाति धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई समाज है ना, समाज में ना तो पता होगा कि यहाँ पर औरतें भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं ना, यहाँ पर हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो समाज में कई तरह के विभाजन होते हैं, मतलब कि बंटवारा होता है। एक तो मेल और फीमेल मतलब स्त्री और पुरुष के हित से, और दूसरा होता है धर्म के, मतलब कि धर्म के क्या होता है, जैसे मतलब तुम लोग हिंदू हो तो अलग रहो, हम लोग मुस्लिम है तो हम लोग अलग रहेंगे। मतलब कि आप हिंदू है तो हिंदू को वोट देंगे क्योंकि हिंदू नेता है, अगर हिंदू को जिताएंगे तो क्या होगा, हिंदू जब जीतेगा तो मेरे बारे में कम करेगा, और मुस्लिम चाहता है कि अगर मुस्लिम लोग जीतेंगे, मुस्लिम नेता अगर जीतेंगे तो मुस्लिम वाला का कम करेगा। इसी तरह चलता है। अगर जो नेता ऐसा करता है तो वो समझ लो संविधान के खिलाफ कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं सामाजिक धर्म विभाजन। समझ गया ना, मतलब कि धर्म के हिसाब से समाज को बंटवारा होना, समझ गया। और स्त्री पुरुष देखो, मतलब कि तुमको पता होगा कई समाज है जहाँ पर कि स्त्री का और पुरुष का मतलब कि अलगाव है, मतलब कि स्त्री का वैल्यू नहीं दिया जाता है। मान के तुम लोग आर्थिक में पढ़ोगे हिडन एम्प्लॉय, मतलब कि स्त्री जितना भी काम करती है ना वो दिखता नहीं है, वो कमाने के लिए अदर जगह नहीं जाती, उसके पास पैसा नहीं होता। अगर वो एक घर में अगर नौकरानी रखेगी उसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो काम कर देती है तो उसको लगता है कहाँ पैसा दिया है, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। समझ गया ना, ये स्थिति होती है। चलो हम एनसीईआरटी को देखते हैं और क्या लिखा वो देखो। कहता है सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। तुमको पता नहीं है, सामाजिक विभाजन में मतलब कि सामाजिक को बंटवारा करने में ऐसे 3 चीजें होना अनिवार्य है जाति वाला को बांटने में। मतलब कि अगर जाति के स्टाइल में बांटेंगे तो 3 चीज होना अनिवार्य है। क्या क्या वो समझो। कहता है राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की मात्रा है। सुनो, राजनीति वाला चीज़ कभी सकारात्मक मतलब सही वाला सोच आएगा, कभी नकारात्मक मतलब कि गलत वाला सोच आएगा। तुमको पता है एक सिक्के के कितने पहलू, 2 पहलू। मतलब कुछ भी चीज़ ले लो, अगर हम सही पढ़ा रहे ना तो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा, क्योंकि गॉड भी सबको सहमत नहीं कर पाते हैं। अगर बारिश हो जाता है ना, किसी को लगता है अभी बारिश क्यों हुआ, मेरा गेहूँ खराब हो गया, कुछ आदमी बोलता है मेरा मूंग पट गया, अच्छा हुआ। कोई खुशी तो कोई दुखी, क्योंकि गॉड अगर सही नहीं कर सकता है तो हम लोग कर सकते हैं क्या, कभी नहीं। अब आगे देखो, कहता है कि जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। अगर जाति व्यवस्था का बात बोलेंगे ना तो जाति व्यवस्था भी राजनीति में बहुत सारा पहलू निभाते हैं। इसलिए कि तुमको पता नहीं, अभी का हम 2024 का बात बोल रहे हैं, अभी ना राजनीति का जो नेता है वो ना मतलब कि जाति को नौ समझ लिया है, मतलब कि नदी पार करने का, मतलब कि नेता में जीतने का जाति प्रथा चला दिया और सोचने लगा चलो जाति प्रथा चलने लगा, चलो हम हिंदू है, चलो दिया जाए, वोट दिया जाए। समझ गया ना। यहाँ पर तुमको पता है आरएसएस को लेकर काम कर रहा है ना, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पता चला कुछ दिन के बाद जेल में है। समझ गया ना, ये स्थिति ना हो जाए, वीडियो चल रही है। मतलब कि आरएसएस को के बारे में तुम लोग नहीं जानता, इसी में पढ़ोगे इतिहास में, मतलब कि क्लास 10th में अच्छा से क्या होता है आरएसएस। समझ गया ना, वहीं से आता है। वहाँ पर कभी आज तक गलत नहीं बताया जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि गलत है। समझ गया ना, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है क्या है, कोई भी धर्म गलत होते नहीं है। कहता है कि एक तरफ राजनीति में जातीय भिन्नता और असमानता वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। तुमको पता नहीं है, लोग जाति को बढ़ाने के लिए भी राजनीति को या तो नेता को वोट देते हैं कि ताकि राजनीति बढ़े, नेता बढ़े तो नेता अगर हिंदू बनेगा तो हिंदू वाला का राष्ट्र आगे होगा, और नेता अगर मुस्लिम बनेगा तो मुस्लिम वाला का राष्ट्र नेता आगे होगा। इस तरह सोचते हैं। समझ गया ना, ये स्थिति होती है। कहता है कि अब कि इस अर्थ में जातिगत राजनीति में ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और एवं निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा करती है। तुमको पता नहीं, ये स्थिति होती है कि अगर मान के चलो अगर राजनीति हो तो उसमें ना दलित पिछड़ा जाति को भी ऊपर उठाने में काम करता है। अगर अच्छा राजनीति चला तो मतलब कि उसने देखो, बेटा तो सबका होता है ना, सब तो कोई राड़ होता है, कोई बदमाश होता है ना, कोई अच्छा होता है तो सबको देखना पड़ता है। अगर बाप सिर्फ अच्छा बेटा को देखने लगे तो बताओ बदमाश कभी आगे पर चल पाएगा क्या। उसी पर अगर नेता अच्छा हो जाए ना तो दलित वाला भी, पिछड़ा जाति भी, जनजाति भी, संताल भी, जितना नीचे तबके के लोग हैं सब ऊपर चढ़ सकते हैं अगर राजनीति नेता
नेता सही रहे तो, अन्यथा नहीं तो वो हमेशा दबा ही रह जाएगा। समझ गया ना, ये स्थिति होती है। तुमको पता नहीं, बताओ अभी मुर्मू जो है संथाल, कितनी बड़ी बात है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो कि छत्तीसगढ़ की बनी है अभी, ये कौन, द्रौपदी मुर्मू। और तुमको पता है ये इतिहास का एक ऐसी प्रेसिडेंट है जो सबसे कम उम्र की है, नहीं समझ गया ना, ये सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट, समझ गए ना। और वो छत्तीसगढ़ की है, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ का एक राष्ट्रपति ने मेरे ध्यान में नहीं है, समझ गया ना। तो ये स्थित है द्रौपदी मुर्मू, ये संथाल से है। किससे? बताओ कि कुछ दिनों पहले इसका वैल्यू नहीं दिया करता था और अभी कहाँ ऊपर चढ़ गया। कुछ दिनों पहले इसका वैल्यू नहीं देता और कुछ दिनों बाद समझ लो कि इतिहास लिखने वाला ही दलित से थे। कौन? डॉक्टर भीमराव, जिसको कि संविधान के पिता कहा जाता है, पता ही होगा तुम लोगों को। ये स्थिति होती है। कहता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। क्योंकि देखो हर चीज़ ना राजनीति के लिए शुभ नहीं होता है, समझ गया ना। अब तुम जाति पर बंटने लगोगे, धर्म पर बंटने लगोगे, लिंग पर बंटने लगोगे, अब तुम पैसे पर बंटने लगोगे, अगर तुम राज्य पर बंटने लगोगे, अगर देश पर बंटने लगोगे, ये सबसे गलत है, समझ गया। ये घटिया तरीका है। ये कौन सा तरीका है? मतलब कि राजनीति को चलाना ये सबसे घटिया तरीका है। अगर देश का प्रधानमंत्री बने हो तो सबको देखना पड़ेगा, देश का राष्ट्रपति बने हो तो सबको देखना पड़ेगा, गाँव का मुखिया ही क्यों ना हो सबको देखना पड़ेगा, समझ गया ना, वार्ड ही क्यों ना हो सबको देखना पड़ेगा। ये स्थिति होती है। अब बात करेंगे जातिगत असमानता है। जातिगत कि दुनिया भर के समाज में सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। कि तुमको पता नहीं दुनिया भर में जाति वाला स्थिति पैदा हुआ है, हर जगह है ना। ऐसा कोई है क्या? नहीं है क्या? ऐसा कोई राज्य ना हो जहाँ पर कि जाति वाला बात ना होता हो, हर जगह होता है। कहता है कि भारत इससे अछूता नहीं है। देखो जब हर कंट्री में हो रहा है तो भारत भी इससे अछूता, भारत में भी हो रहा है, भारत में भी। और तुमको अभी करंट में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा करना, मैं इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करूंगा ही नहीं, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजनीति ही बढ़ा रहा हूँ तो करना ही पड़ेगा ना। पता चला सब्सक्राइबर 0 है, पैसा कमाया नहीं जेल में, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, समझ गया ना। ये जो ना बहुत बड़ी बात है ये वीडियो बनाना, समझ गया ना। ज़रा से भी अगल बगल करेगा तो कहानी खत्म उसका। अब आगे देखो क्या कहता है कि भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। तुमको पता नहीं है वंशानुगत मतलब कि राजा का बेटा होता है ना, राजा का बेटा राजा, मतलब खानदान बाय खानदान, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह चलते आ रहा दूसरे देशों में, समझ गया ना। तुमको पता है किम जोंग का नाम सुना ही है। अगर साउथ अफ्रीका मतलब कि अगर नॉर्थ कोरिया में होते, नॉर्थ कोरिया का है ना, अगर नॉर्थ कोरिया में होकर के रह करके वीडियो बना रहे होते, समझ लो कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते 4-5 सेकंड के बाद मेरे घर के आगे चारों तरफ पुलिस लग गई होती, ठीक है ना। उसके बाद एक ही उपाय था, फांसी का सजा सुना है। क्या वहाँ पर तुमको पता ना हंसने पर बैंड है। किस पर? हंसने पर। अगर तुम हंस गया तो समझ लो बैंड है। मतलब कि अगर जिस प्रकार से अगर किम जोंग, ये राजनीतिक से है, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। अगर किम जोंग जिस प्रकार बाल कटाया है, अगर कोई कटा कर रोड पर चल गया तो समझ लो वो कुछ देरों के बाद अगर देखा गया तो समझ लो वो फांसी का सजा है, समझ गया ना। चलो ये स्थिति है, यहाँ तक बोल रहा हूँ तो इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर टॉयलेट भी करोगे तो बोतल में रात भर टॉयलेट जो करोगे उसको कर करके रखना है और बाद में आने पर उसको दिया जाता है। अगर नहीं दोगे तो फिर तुमको भी सजा। ये है नॉर्थ कोरिया, वैसे होते हैं डिक्टेटर, इसी को कहा जाता है डिक्टेटरशिप। चलो क्या कहता है? कहता है कि पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वमेव चला आता है। तुमको पता नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है, नहीं चलते जाता क्या? पहले चलता, तुमको पता है डायनेस्टी चलता था, मतलब कि राजा का बेटा राजा का बेटा नहीं, सुल्तान चलता था, जो कि हुकूमत चलते थे। ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया ना, बनवाया गया था इस प्रकार की। वो कौन बनवाया था? राजा, मुगल बादशाह बनवाया था। और वो कैसा चलता? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। कहता पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। क्या कहता है? अगर पेशे से मान के चलो मेरा बाप मुस्लिम है तो हम मुस्लिम हुए, मेरा बेटा मुस्लिम होगा, मेरा फिर बेटा का बेटा मुस्लिम होगा, ये पीढ़ी दर चलते आ रहा ना, इसी को हम जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 10, समझ गया ना। अब देखो कहता है क्योंकि यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है, मतलब कि अस्थायी हो जाता है, एकदम कन्फर्म हो जाता है, तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। अगर इस तरह से लगातार चलते रहा और कन्फर्म हो गया कि हम लोग मुस्लिम ही है, या तो हिंदू ही है, या तो सिख ही है, या तो ईसाई ही है, तो समझ लो इसी को हम बोलते हैं अतिवादी रूप, समझ गया ना। ये कभी भंग होने वाला नहीं है। मतलब कि वो कुछ नहीं जानता है, वो जैसे जन्म लिया तो चलो मैं मुस्लिम हूँ, वो कुछ जानता है क्या रहना वो सब जानता है। बेटा तुम मुस्लिम हो, वो सिखाता है बोलो अल्लाह, नहीं बोलता है क्या? वो शुरुआत से ही होता है, समझ गया ना। ये स्थिति होती है।
कहते हैं जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं, नहीं वो पुकारने लगते हैं। तुम लोग सुना होगा गाँव देहात में बोलता है, उसको बोलता है हिंदू तो उसको बोलता है मियाँ, नहीं समझा बात को। वो छोटा ही बच्चा रहता है, वो क्या जानता है उसके बारे में, जाति के बारे में। वो अभी प्रेयर भी नहीं करने जानता है, इबादत करने भी नहीं जानता है, समझ गया ना। वो पूजा करने के लिए भी नहीं जानता और फिर भी ऐसा करता है कि तुम मुस्लिम हो हम हिंदू है, तुम सिख हो हम ईसाई है, तुम जैन हो हम बुद्ध है, ऐसे करता है ना करता है। मतलब कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। अब तो क्या कहता है यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय में से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार से वर्षानुगत पेशा पर आधारित समुदाय हिस्से हम जाति कहते हैं कि स्वीकृति रीति रिवाज से भी हो जाता है। तुमको पता नहीं है, इसमें जाति में ना रीति रिवाज भी अलग अलग होता है। क्या होता है कि मान के चलो, देखो हम लोग ना अलग टाइप का बोलते हैं, अगर अदर जाति ना अलग टाइप का बोलते हैं, नहीं होता है क्या। हम लोग खड़ा बोलते हैं, जैसे तुम नॉन मुस्लिम ले लो, वो कितना अच्छा बोलते हैं, बड़े को गे बोला जाता है, नहीं बोलता है। हम लोग छोटे बड़े सबको यो होता ही नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समझ गया ना। हमेशा अपने बोली में निखार और नर्म होने चाहिए, ये स्थिति होती है, समझ गया ना। और सबका रीति रिवाज भी अलग होता है, सबका खान पान भी अलग होता है, नहीं होता है क्या। बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, नहीं होती है क्या। उसका देखो शादी करने का, विवाह का रस्म भी अलग होता है, मेला और त्यौहार मनाने का रस्म भी अलग होता है, हम लोग का अलग होता है, समझा, ये स्थिति होती है। अब तो आगे क्या कहता है कि इनकी बेटियों की शादी आपस के समुदाय में होता है। तुमको हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो तुमको पता है कि खान पान में हम बोल देना, खान पान में होता है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है, यह समुदाय में इनके इंसानों में शादी न तो हो सकता है और ना ही उसकी कोशिश कर सकते हैं। देखो कुछ जाति होता है कि अपने खानदान में कर सकता है, नहीं कर सकता है क्या। थोड़ा सा भी रिलेशन अलग हुआ, जैसे मुस्लिम में कर सकता है, नहीं होता है क्या। थोड़ा सा भी खलेरा भाई से, पुपेरा भाई से, ममेरा भाई से, चचेरा भाई से, सबसे कर सकता है शादी, कोई दिक्कत है क्या। ऐसे नॉन मुस्लिम में होता है क्या। जैसे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ है और करता भी नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, समझा ना। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है, जो कि हम बताएं, वही खान पान में भी अलग होता है, समझ गया ना। कोई देखो हम लोग ना हमेशा मछली गोश्त खाते रहते हैं, मतलब मीट उट खाते रहते हैं। शायद कि जो अगर नॉन मुस्लिम देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके लिए हूँ। तो कोई मतलब कि अगर नॉन मुस्लिम का मतलब हिंदू लोग ऐसे नहीं करते हैं, पर्व को पर मानते, त्यौहार मानते, उसमें मना होता है तो मना करना पड़ता है। जैसे सावन में उसमें मांस मछली नहीं खाया जाता है, होता है ना ऐसा दीपक। तो ये स्थिति होती है, तो उसका अलग ही थोड़ा सा रुतबा अलग होता है। और ये कहाँ से आता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से आता है। कहते हैं महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन। और देखो हिंदू धर्म में कोशिश भी नहीं कर सकता अपने में शादी करने का, समझ गया ना। ये सारा गलत माना जाएगा, मतलब उसके धर्म के खिलाफ माना जाएगा, होता ही नहीं होता है, ये स्थिति होती है। कहते हैं कि महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन और सामुदायिक आयोजन में अपने समुदाय के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। कई तो ऐसा देखा गया कि अगर एक इस समुदाय के बेटा या बेटी दूसरे समुदाय के बेटा या बेटी से शादी कर लेते हैं तो उसे पंथ से काट दिया जाता है। तुमको पता है, अगर कोई हिंदू अगर मुस्लिम से शादी कर लिया या मुस्लिम हिंदू से शादी कर लिया, मतलब कि अगर मुस्लिम का बेटा अगर हिंदू से शादी किया, वो वहाँ से निकाल दिया जाता है। नहीं निकलता है क्या, तुम मेरे दांत में नहीं रहो, भाग जाओ। या कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम से शादी कर लेता है तो वहाँ से निकाल दिया जाता है, नहीं निकाल दिया। देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का आप वीडियो दिखा दे, यहाँ पर है पेज नंबर एनसीईआरटी का 14 है, समझ गया ना, पॉलिटी, समझ गया ना। तो ये स्थिति होती है, अगर ऐसा होता है तो उसे निकाल दिया जाता है, नहीं निकाल जाता है। ये कतई नहीं करना जायज़ है, ये गलत है, होता है ना, होता है, ये स्थिति है। लेकिन देखो हम लोग साथ में बैठकर खा लेते हैं, नहीं खाते क्या, हम लोग आराम से खाते हैं, हम भी खाते हैं, नहीं समझो। हम कभी आज तक जाति और धर्म को देखते हैं, सब जाति धर्म एक है, समझ गया ना। मतलब कि सबका अलग रुतबा, क्या दिक्कत है, हम लोग तो एक है ना, सिर्फ रिवाज अलग है। कहते हैं अपने समुदाय से हटकर दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवारों को समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। बता दिए, अगर कोई व्यक्ति साफ तौर से क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th का एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 14 जाके आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है अगर आप अपने समुदाय से अगर दूसरे समुदाय में अगर शादी कर लेते हैं, समझ लो वहाँ से निष्कासित कर, मतलब हटा दिया जाता है तुम्हें, होता ही नहीं होता है। और ऐसा आपके आसपास पड़ोस में देखने को जरूर मिलता होगा और वो झेल रहा होता है, समझ गया ना। मतलब कि समाज में अगर तुम्हें सही लगता है तो वो तुम बोल नहीं सकता, मतलब समाज कहती है बार बार कि वो मत बोलो जो तुम कर रहे हो, जो कर रहे हो वो मत बोलो और जो नहीं कर रहा है वो बोलो, समझ गया ना। ऐसी स्थिति है, समझ गया ना। मतलब कि सच बोलने वाले का यहाँ पर गला घोट लिया जाता है, ये स्थिति होती है। कितना मिनट का वीडियो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोड़ लोगे ना, हमको दिक्कत नहीं, हमको MB का प्रॉब्लम है, समझ गया ना। अगर तुम छोड़ सकते हैं तो हम घंटा तक पढ़ाते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो आगे स्टार्ट करें। हम वर्ण व्यवस्था पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का एक बड़ा वर्ग है। तो वर्ण व्यवस्था भी ना जाति समुदाय का एक सबसे बड़ा
वर्ग है, मतलब कि सबसे बड़ा एक खंभा है, पिलर है। जिस प्रकार से तुमको पता है संविधान का 4 पिलर होते हैं। कितना? मतलब ये तुमको पता है सबसे पहला क्या? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका। एक तो कौन है? एक तो मीडिया है। क्या है? चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। मीडिया मतलब समझ रहे हैं ना, ये एंकर लोग, समझ रहे, न्यूज चैनल वाले लोग, समझ गए ना। इसीलिए तो अभी देश खतरे में जा रहा है, क्योंकि जितना भी न्यूज़ चैनल वाले हैं वो सही तरह से अपना न्यूज़ नहीं दिखा रहे, मतलब कि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हालात हो रहा है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी फिर, समझ गए। तुम लोग को आसान लग रहा होगा, तो ये हम बहुत बार देखे हैं। थोड़ा सा हम ये अगर जो भी देखेगा थोड़ा सा यूट्यूब का नॉलेज ले लो। हम थोड़ा सा पटाखा छोड़कर दिए, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए, मेरा वीडियो ही डिलीट हो गया, तुरंत स्ट्राइक आ गया चैनल पर। ये स्थिति होती है, समझ गया ना। हम नहीं चाहते कि ये वाला जो चैनल है इस पर कुछ आए, क्योंकि हम पढ़ाई वाला ही क्वान्टिटी देते रहे तो अच्छा होगा। अब देखो आगे कहता है कि इस वर्ग में कई जातियां समाहित है, समझ गया ना। मतलब कि तुमको पता नहीं है, ये वर्ग जो वर्ण व्यवस्था है ना, इसमें ना कई जाति मिला हुआ है, समझ गया ना। तुमको पता नहीं, ये जो पूरा देश है एक ही जाति है क्या? इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, चर्च सब चीज़ है ना। ये ऐसा देश है, पूरा इकलौता देश है। तुमको बता देते हैं, यही इकलौता देश है जहाँ पर कि हर किस्म के लोग मिलते हैं, हर जाति के लोग मिलते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं ना, इस देश के बारे में बयान नहीं कर सकते हैं। यही ऐसा देश है जहाँ पर कि पूर्ण तरीके से ठंडी आती है तो पूर्ण तरीके से गर्मी आती है और पूर्ण तरीके से वर्षा आती है, और ऐसे किसी देश में ज़्यादातर नहीं होता है, समझ गया ना। ये स्थिति होती है। हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर कि सभ्यता और संस्कृति का नाम होता है, समझा ना। ऐसे सभ्यता और संस्कृति कहीं है ही नहीं, सब तो मेटेरियली मतलब कि चीज़ों पर मरते हैं। हम लोग अपने संस्कृति पर मरते हैं, समझ गया ना। हम छोटे छोटे बच्चे क्यों ना, वहाँ पर हमेशा उसके सर पर हमेशा मतलब दुपट्टा होते हैं, मतलब कि सही से बात करते हैं, समझ गया, तमीज़ से बात करते हैं, बड़े से अलग तरीके से बात करते हैं, छोटे से अलग तरीके। लेकिन ऐसे स्थिति हर कंट्री में नहीं होते हैं, समझ गया ना। ये स्थिति होती है। कहता है कि अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें कि एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान से में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग कर्मगत के क्रम नीचे होंगे। इतिहास पढ़े होंगे आप लोग, समझ गया ना। इतिहास में बताता है कि किस प्रकार से जाति को बांटा गया था, समझ गया ना। 4 जाति को क्या कहता है? कितने जाति? 4 जाति। सबसे ऊपर में ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, समझ गया ना। ऐसी स्थिति होती थी। वो करता था, सबसे पहले ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो उससे नीचे थे वो क्या करते थे, मतलब कि सेना वाला काम करते थे, ठीक है ना। उसके बाद सिपाही वाला, उसके बाद वो लोग नीचे वाला जो है वो नौकर का काम करते थे। ऐसी स्थिति है। तो इसमें भी बोल रहा है कि क्रम बाय क्रम लगाता है जाति को, समझ गया ना। ये स्थिति होती है। अब देखो कहता है कि समय तो नहीं हुआ है, देखो अब देखो, हाँ बात करेंगे यहाँ पर कि क्रम बाय क्रम होता है। कि उदाहरणतः हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अभी तुरंत बोले ना, ये कर्मानुसार हम सब चीज़ बता देते हैं, होता है ना। हम बताते हैं, बोलो क्या? ब्राह्मण मुंह से निकला है, किससे निकला? ओठ से। किससे? दूसरी बात, क्षत्रिय हाथ से निकला है, किससे निकला है? हाँ। उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद ये वैश्य ना, वैश्य शायद ये जंग से निकला है, किससे निकला है? और ये शूद्र तलवे से निकला है, किससे निकला है? तुमको अजीब लग रहा होगा ना। ये क्लास इतिहास मतलब कि क्लास 12 के इतिहास में है, समझ गया ना। क्योंकि हम इतिहास पढ़ाते हैं, जाके देखना, बहुत अच्छा से दिया हुआ है, याद ना। मुंह से निकला है ब्राह्मण, हाथ से निकला है क्षत्रिय, और जंग से निकला है वैश्य, और तलवार से निकला है शूद्र। मतलब कि इसका मतलब समझ लो कि ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये सिपाही वाला काम करेंगे, समझ गया ना, मतलब मारने वाला काम, समझ गया ना। और जंग ये मतलब कि ये व्यापार करेंगे, क्या करेंगे? इससे चल के तो व्यापार करेंगे ना। और तलवार मतलब कि ये सबका नौकर वाला काम करेंगे, समझ गया ना। सबका पैर दबाएंगे, खाना पकाएंगे, नहीं समझे बात को। ये स्थिति होती है, समझ गया। तुम लोग वो सुना छोड़ो, हम वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, आगे पढ़ाते हैं हम। कहता है कि ये स्थिति कर्मानुसार बताया हम कि शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन और पर आधारित था। मतलब कि ये जो ना श्रम विभाजन पर था, मतलब कि मजदूर के हिसाब से, मतलब कि जो जिस प्रकार काम करता था ना उसी प्रकार से इसे दिया जाता था। मतलब कि ओहदा दिया जाता था, जिस प्रकार से जो काम करता उस प्रकार से ओहदा दिया जाता था। ऐसी स्थिति थी। अब जो क्या कहता है, हाँ कि शुरू में सॉरी कि ये आधारित था कि श्रम के अलावा उनमें से आपस में खान पान और शादी विवाह भी होता था। परंतु कालांतर में
यह व्यवस्था कठिन एवं अस्थायी होता गया तथा शादी विवाह एवं खान पान भी एक महत्वपूर्ण वर्ण का एक सीमित रह गया कि पुनः एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई जो समुदाय का अतिवादी व्यवस्था था। देखो समझाते हैं क्या बोला कि ये ना पहले इस तरह नहीं था, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ते गया और धीरे धीरे छोटा छोटा समुदाय में बढ़ते होते गया, समझ गया ना। ये ऐसी बड़ी समुदाय नहीं थे, तुमको पता नहीं, अभी एक घर होता है, सब मिलजुल कर रहता है, एक ही घर में रहता है, और बढ़ते 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 जब एकल परिवार हो जाता है तो क्या स्थिति होता है, ढेर सारा घर नहीं हो जाता है क्या, ढेर सारा परिवार नहीं बढ़ जाता है क्या। वहाँ पर तुमको जहाँ पर कि अगर एक परिवार होता है तो वहाँ जहाँ पर एक राशन कार्ड बनता था तो यहाँ पर कितना 5, 6, 7, 8, 10 राशन कार्ड बन जाता है। ऐसी भी स्थिति भी होती है, नहीं होती है। तो तुमको समझना होगा कि पहले इतनी समुदाय बटे हुए नहीं थे, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। पता है भारत में नहीं बल्कि पूरा दुनिया में ऐसे भी देश है, ऐसे भी आदमी है जो कि भगवान को मानते ही नहीं है, मतलब कि नास्तिक है। क्या है, पता है ना, जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक और जो मानता हो उसको आस्तिक, ऐसी स्थिति होती है। देखो क्या कहता है कि इसे जातिगत व्यवस्था भी कहते हैं। ये जो बटा ना समुदाय में इसको हम जातिगत व्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो ना। हाँ, हम कितना जोर जोर से पढ़ा रहे हैं और तुम लोग नहीं पढ़ रहे। हम एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब ये बनता है कि कोई सवाल एनसीईआरटी से है ही नहीं कि जो एनसीईआरटी से बाहर है। हम चाहते हैं कि एक बार हम एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाए ताकि सभी को अच्छा समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ, समझ गया ना। उसके बाद तो फिर तो नॉर्मल लेक्चर तो है ही ना मेरा। देखो कहता पुनः इन जातियों में ये उपजातियाँ भी बनने लगते हैं। मतलब पहले जाति उसका उपजातियाँ मतलब टूटते तो उसको उपजातियाँ बोलते हैं। पहले टॉपिक होता है, उसके बाद छोटा लगता है उसको सब टॉपिक बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या। उसके पहले जाति था, उसके बाद धीरे बढ़ते बढ़ते उपजाति हो गया, समझ गया ना। कहता है कि यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के जातिगत व्यवस्था का नकारात्मक पहलू है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है कि जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति सुविधाजनक है। कि तुमको पता नहीं है, पहले ना तुमको शूद्र और वैश्य की स्थिति बहुत गंभीर थी, समझ ना। ये ब्राह्मण सबका अच्छा था, समझ गया। वो मतलब क्या करता था, वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, पूजा करते थे, वो मतलब कि जा करके चर्च में या तो मतलब कि मंदिरों में जाकर बैठे रहते थे। तुमको पता नहीं है, क्लास 10 में ही पढ़ोगे इतिहास में किथेज मतलब कि 10 भाग का 1 भाग दिया करता था, समझ गया ना। मतलब कि जितना तुम कमा के लाओगे ना, अगर 10 केजी गेहूं लाए ना, 1 केजी तुमको मंदिर में पहुंचाना पड़ता था ताकि वो लोग जो बैठे हुए हैं ना वो खाए। तो बताओ, और उसको अच्छा नहीं लगेगा, रे कोई कम नहीं करना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी, समझ गया ना। वो सब सिर्फ आगे आगे चलना, और ये कतई सही नहीं था, ये गलत था। लेकिन लोगों पर क्या करता, ऐसी स्थिति थी, उन सब का बात चल रहा था तो कुछ कर भी नहीं सकता था। जैसे अभी देशों पर स्थिति आई है, हम बोलेंगे ही नहीं कुछ। लेकिन एक चीज़ बता देंगे, अगर मान के चलो आज वीडियो अगर अपलोड हो जाए, जितने बच्चा है अगर देखेंगे, चलो वीडियो का पर व्यू नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बोलना कम है। अगर कोई बच्चा है तो उसको वोट जरूर अपने अम्मी अब्बू को देने के लिए बोलना। और जो अगर ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिसका वोटर आई कार्ड बन गया तो जरूर दे। और वोट हम किसी को पार्टी को नहीं बोल रहे इसको दे, लेकिन ऐसा आदमी को दे जो कि आपका देश का सेवा कर सके अच्छा से और आपका बात मान सके, मतलब देश को आगे ले जा सके। इसलिए बोला क्योंकि मैं राजनीतिक शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, समझ गया ना। मतलब देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो राजनीतिक शास्त्र बताती है, समझ गया ना। अब आगे देखो क्या कहता है कि भारतीय समाज में पूर्ण रूप से ये अगड़े और पिछड़े जातियों में विभाजित हो गया। राजनीतिक की सत्ता की बागडोर पूर्व में आज भी उच्च जातियों के हाथ में रही है और समुदायों के लोगों ने सत्ता और संतोषजनक हिस्से का भागीदारी बना है। तुमको पता नहीं है, सब दिन ना क्या हुआ है पता है कि मतलब कि उच्च समाज वालों को ही सत्ता मिल गया है, नहीं समझ बात को। मतलब देश को चलाने के लिए किसको मिल गया, उच्च समाज वालों को। अब तो कहता है कि तुमको पता नहीं होगा, परंतु वर्ण के निचले पदक्रम का पर उपस्थित जातियाँ अत्यंज कहलाने लगी। इन अत्यंज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा। अत्यंज समुदाय में सम्मिलित दलित जातियाँ सत्ता में पूर्ण रूपेण वंचित रही कि परंतु पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय जनजाति का स्वरूप बदला और धीरे धीरे दलित जातियों में जागृत हुई। देखो अगर ये संविधान अगर नहीं होते ना तो हम लोगों को जाति जो दलित जाति है ना, निचले तबके लोग अभी तक भी उठे नहीं होते, समझ गया ना। उसका भी वहाँ पर अधिकार मिला, समझ गया ना। लड़ के अधिकार दिए, उसका मैं कभी नाम नहीं भूल सकता, जिसको कि आज कितना तारीख है, 13 है ना, जिसका कि कल जन्मदिन है 14 अप्रैल। आज 13 अप्रैल हो रहा है, कल 14 अप्रैल है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म है जो दलित से बिलोंग करते थे। और उसको याद ना, पूरे भारत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तरह उपाधि प्राप्त किया हो। समझ गया ना। सबसे अगर पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा डिग्री वाले अगर कोई है पूरे भारत में थे तो वो कौन थे? मैं थे बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो अमर है। वो क्या है? अमर है। क्या है वो? अमर है। मैं अगर वो जिंदा रहते तो मैं उसे सीने से लगाता। क्या बंदा थे वो। बताओ कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि उसके बराबर डिग्री ले ले और उससे बराबर बुक जितना पढ़ा था वो ना आज तक कोई पढ़ाई नहीं भारत में। समझ गया ना। ऐसी स्थिति थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो वो छुआछूत चला करता था, वो सबको ख़त्म करने के लिए संविधान बनाया गया। और अभी तो देखो कि देखो अब कुछ जैसे कि आए थे, जैसे ज्योतिबा फुले हुआ, महात्मा गांधी हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ और पेरियार स्वामी रामास्वामी नैयर हुआ, जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव में से मुक्त समाज की व्यवस्था बनने की बात की और इसमें सफल हुए। यही सब लोगों ने कौन कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पेरियार रामास्वामी थे, नैयर, ये सब मिल करके ये सबको हटाने का प्रयास किया। समझ गया ना। और इसमें सफल भी रहे। समझ गया। ऐसी स्थिति थी। ठीक है। हम कितना समय हुआ? लगभग समय हो गया है। अब हम समाप्त करते। ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। मिलते नेक्स्ट क्लास में।